मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के साहित्य के छात्रों को शूद्रक के जीवन वृत्त के संबंध में बताना चाहता हूँ कि शूद्र कौन है, शूद्र का जन्म स्थान कहाँ है, शूद्रक का समय क्या है, शूद्र की कौन सी रचना है। इस संदर्भ में मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड साहित्य के छात्रों को अवगत कराना चाहूँगा कि शूद्रक कौन है, शूद्रक के कौन ग्रंथ हैं, रचना है और शूद्रक का जीवन वृत्त क्या है। इस संबंध में सबसे प्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार अन्य कवियों के संदर्भ में समय, जन्म स्थान या उनके काव्यों से संबंधित काफ़ी वाद विवाद पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शूद्रक के जीवन वृत्त के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत से तर्क वितर्क खंडन मर्दन के पश्चात यह साबित होता है कि शूद्रक दक्षिण भारत के निवासी थे। शूद्रक एक राजा थे और शूद्रक काव्य कला में बड़े ही चतुर थे। उन्हें साहित्य, संगीत, ज्योतिष, राजनीति इत्यादि का अच्छा ज्ञान था। इसी के कारण शूद्रक ने जो एक नाटक लिखे उसका नाम है मृच्छ कटिक। मृच्छ अर्थात मिट्टी, कटिक अर्थ गाड़ी अर्थात मिट्टी की गाड़ी। अगर इसके अर्थ को प्रतिपादित किया जाए तो मृच्छकटिक का भावार्थ होगा मिट्टी की गाड़ी। और बड़ी ही विवादास्पद विषय है कि फिर इस तरह के शीर्षक शूद्रक ने क्यों दिए। बहुत से नाम दे सकते थे, नामकरण कोई भी हो सकता था, क्योंकि उनके विषय में इतिहासों के अध्ययनों पश्चात यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि मृच्छकटिक में वासवदत्ता एवं चारुदत्त जो कि निर्धन ब्राह्मण है उसकी प्रेम गाथाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ यह विचार किया जाए, यदि इस नाटक का नाम बसंत सेना भी रखा जा सकता था, चारुदत्त भी रखा जा सकता था, फिर भी इस नाटक का नामकरण मृच्छकटिक रखा गया है, जिसका जिक्र मैं आगे बताऊंगा। इसका नाम मृच्छकटिक क्यों रखा गया है। ऐसे तो साधारण तौर पर मैंने बताया कि मृच्छकटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी।
इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, इस कथा का, इस नाटक का आरंभ किस प्रकार हो रहा है और इसका संहार अर्थात अंत किस तरह हुआ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने यह कहा तो हम लोग इस पर जो जानकारियाँ ली वो है कि मृच्छकटिक नाटककार शूद्रक की रचना है, या यूँ कहें कि शूद्रक ने मृच्छकटिक की रचना की है। अध्ययनोपरांत यह निश्चित होता है कि शूद्रक दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं परिचय के संदर्भ में कुछ नहीं लिखा है, फिर भी इनका जो मृच्छकटिक नाटक है उसके षष्ठ अंक के अध्ययनोपरांत उसमें जो कथा का उल्लेख है और जो श्लोक आए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बड़े ही वीर, चतुर, पराक्रमी, बुद्धिमान एवं तेजस्वी थे। जैसा कि यह श्लोक है, ऋग्वेद सामवेदम गणितस्यम कला वैशकी हस्ति शिक्षाम ज्ञात्वा सर्वप्रसादातम व्यापकगतम अति चक्षुषी चोपलभ्य। और दूसरा जो श्लोक है, राजानम वीक्षम पुत्रम समुदेन अश्वम मेघेन चेष्टवा लब्ध्वा चज्ञु शताब्दम 10 दिन सहित शूद्र को अग्नि प्रविष्ट। अर्थात इन श्लोकों के अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रक गजेंद्र के तुल गति वाले, चकोर तुल नेत्र वाले, पूर्ण चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले और सुंदर शरीर वाले थे। शूद्रक द्विजों में प्रमुख कवि और महाशक्तिशाली थे। वे ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैश्विक कला और हस्त विद्या में निपुण थे। अर्थात इन श्लोकों के आधार पर कहा जा सकता है कि शूद्रक नाटककार नाट्यकला में, संगीत में, साहित्य में, चित्रकला में, वैश्विकी कलाओं में, हस्त विद्या में अत्यंत निपुण थे। इन्हें ऋग्वेद, सामवेद आदि की भी जानकारी थी। वो गजेंद्र के तुल शक्तिशाली थे, सुंदर थे, चंद्रमा के सौंदर्य के तरह सुशोभित थे। इन्हीं तर्कों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि नाटककार शूद्रक दक्षिण भारतीय थे और इनका समय निर्धारण करना उतना ही क्लिष्ट या कठिन है जिस प्रकार अन्य कवियों का, अन्य नाटककारों का, अन्य साहित्यकारों का। फिर भी तर्कों के आधार पर इनका समय 5वीं शताब्दी माना जा सकता है। कुछ विद्वानों का तर्क यह भी है कि शूद्रक का जन्म ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी था, परंतु तर्कों के आधार पर 5वीं शताब्दी का मानना युक्तियुक्त है।
ठीक उस प्रकार अगर इनकी रचनाओं के या नाटकों की चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि नाटककार शूद्रक ने निर्विवाद रूप से एक ही नाटक का रचना की है, जो है मृच्छकटिक। इसे मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। प्रथम अंक में निर्धन चारदत्त ब्राह्मण से बसंत सेना का मिलन होता है और 9वें अंक में जो बसंत सेना की आभूषणों की चोरी हुई है वो चारदत्त के पुत्र रोहतक के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके आधार पर सरकार उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करता है और न्यायालय से चारदत्त को मृत्युदंड की सजा मिलती है। 10वें अंक में पुनः वो चारदत्त के अपराध को क्षमा किया जाता है एवं बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। तत्पश्चात चारदत्त और बसंत सेना का पुनः मिलन होता है, उनका विवाह आदि संपन्न होता है। यहीं से मृच्छकटिक की संक्षिप्त विषय वस्तु है। इसी आधार पर इसे मृच्छकटिक नाम दी गई है। पुनः हम इनके अंकों के आधार पर देखें कि प्रथम अंक से 10वें अंक तक किन किन विषय वस्तुओं का वर्णन इससे मृच्छकटिक नाटक में किया गया है। इस संदर्भ में हम कुछ ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रथम अंक जो है का नाम है अलंकार न्यास। प्रथम अंक जो है मृच्छकटिक का उसका नाम है अलंकार न्यास। इससे नाटक के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का जो मतांतर उपलब्ध है वो यो है कि चारदत्त और बसंत सेना का जो वर्णन इस मृच्छकटिक में किया गया है वो चारदत्त नाटक में भी उपलब्ध पाया जाता है। अतः विद्वानों का मत है कि भास ने इसके 4 अंकों की रचना की थी एवं शेष जो 6 अंक है वो शूद्रक के द्वारा पूरित कर दिए गए हैं, जिससे इस नाटक की अंकों की संख्या 10 हो गई है। लेकिन इन किंवदंतियों के संदर्भ में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आज उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। इसके प्रथम अंक का जो नाम है अलंकार न्यास, राजा का साला बसंत सेना पर अनुरक्त है और उसे पकड़ने की चेष्टा करता है और उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है
बसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है और इस घटना का जिक्र वह चारुदत्त से करती है। दूसरा अंक है, उसमें चारुदत्त का एक नौकर जुए में हारता है, वो जुए के कारण ऋणी हो जाता है। वह चारुदत्त के घर आता है, बसंत सेना से याचना करता है। बसंत सेना अपने आभूषणों को उसे देती है ऋण मुक्त होने के लिए, और उन्हीं आभूषणों के द्वारा वह ऋण मुक्त हो जाता है। तीसरा जो अंक है वो है संधि छेद। क्या नाम है? संधि छेद। अर्थात बसंत सेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए साविल्क चारुदत्त के मकान में सेंध लगाता है तथा बसंत सेना के गहनों को चुरा लेता है। चारुदत्त की पत्नी धूता इस गहनों के बदले अपना गहना बसंत सेना को प्रस्तुत करती है। ठीक उसी प्रकार जो चौथा अंक है वो है मदनिका सर्विलक। अर्थात इस अंक में चुराए गए गहनों को अपनी प्रेयसी मदनिका को देता है। पांचवा अंक है दुर्देन। इस अंक में दुर्देन अंक में पांचवें अंक में वर्षा ऋतु के व्यापक वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी खामियां हैं, इसे पांचवें अंक में वर्षा ऋतु की व्याख्या की गई है। जो छठा अंक है वो है प्रवहण विप्रयण, अर्थात गाड़ी को बदलना। अर्थात नामकरण से स्पष्ट होता है कि मृष्कटिक मिट्टी की गाड़ी है। चारुदत्त का पुत्र रोहतक आता है और मिट्टी के गाड़ी के बदले में वो स्वर्ण गाड़ी का मांग करता है कि मुझे सोने की गाड़ी चाहिए। इसलिए इस अंक का नाम है प्रवहण विपर्य, अर्थात गाड़ियों का अदला बदलना। तो सातवां अंक है वो है आर्जकाहरण, आर्जक का भगाना। अर्थात इस अंक में आर्जक के बंधन कटवाकर मुक्त करते हुए भागता है, इसलिए इसका नाम आर्जकाहरण रखा गया है। आठवें में का जो अंक है मृष्कटी का आठवां अंक वो है बसंत सेना मोहन, गला घोटना। अर्थात इसे आठवें अंक में पुनः चारुदत्त का साला सकार बसंत सेना से उद्यान में मिलता है। वो अपने प्रणय को प्रदर्शित करता है और नकारने पर वो बसंत सेना के गला दबाकर मार डालता है। जब वह जानता है कि मैं बसंत सेना को मार दिया हूँ तो वृक्ष के लता के पत्तों आदि से लताओं से बसंत सेना को ढक देता है और वहाँ से पुनः चला जाता है। जो नौवां अंक है वो है कि गहनों की आभूषण, जो बसंत सेना के आभूषण इत्यादि का जो चोरी हुआ है वो चारुदत्त के पुत्र रोहतक के द्वारा प्राप्त होता है और सरकार इसे न्यायालय में प्रस्तुत करता है
चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा मिलती है, परंतु इसका जो 10वां अंक है जिसका नाम है संहार, इस 10वें अंक में राजा पालक को मारकर आर्जक राजा बनता है। अर्थात जिस पालक राजा ने उद्यन को मृत्युदंड की सजा दी थी, उसी को अर्थात पालक राजा को मारकर आर्जक राजा बनता है और उद्यन को वो चारुदत्त को अपराधों से मुक्त कर देता है। वो चारुदत्त को बंधन से मुक्त करता है एवं बंधनों मुक्त होने के पश्चात चारुदत्त और बसंत सेना का पुनः मिलन होता है। इन दोनों का विवाह होता है और इसे विवाह के पश्चात इसे मृच्छकटिक नाटक का अंत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे मृच्छकटिक नाटक में जो काल्पनिक के नाटक कहा जा सकता है, एक अंक के बाद दूसरी अंक की या एक घटना से दूसरी घटनाओं का जो जोड़ने का, कड़ी का, संयोजक का जो कला शुद्रक में दिखाई पड़ता है, वो अत्यंत दुर्लभ है। इन्हीं आधारों पर हम निर्बाध रूप से कह सकते हैं कि राजा शुद्रक नाट्यशाला में, नाट्यकला में, नाट्य की विषय वस्तुओं को परोसने में अत्यंत निपुण हैं। अतः इनका यह मृच्छकटिक नाटक संस्कृत नाटकों में मान एवं प्रशंसनीय है। पुनः अगली कक्षाओं में इसे मृच्छकटिक के संदर्भ में अन्य चर्चाएं की जाएगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।